प्रोग्राम में बात करेंगे इक्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास के सिर्फ एक रोज बाद जब बिजली की कीमतों में इजाफे के फैसले को मौखर किया गया था, नेपरा ने बिजली की कीमतों में ₹1.16 के इजाफे की मंजूरी दे दी। उसके बाद बात करेंगे कौमी असेंबली की, जहां पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा आसिफ ने हुकूमत की खारजा पॉलिसी पर सख्त तनकीद की। ख्वाजा आसिफ ने सीपैक, पाक भारत ताल्लुकात और वजीर आजम के सऊदी अरब के दौरे पर बात करते हुए कहा कि हुकूमत की खारजा पॉलिसी कारकर्दगी की वजह से मुल्क को शर्मिंदगी का सामना है। और आखिर में बात करेंगे चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की, जो नवाबजादा नसरुल्लाह की बरसी के मौके पर खिताब कर रहे थे। बिलावल भुट्टो ने भी हुकूमत की कारकर्दगी पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि हुकूमत के गलत फैसलों की वजह से आवाम की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। बोल बोल पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं गुमीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 0512606027 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूं कि जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहे जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया के ज़रिए भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं, हमारा ट्विटर हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान_, और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं bolbolpakistan@dawnnews.tv। आजा बीवी, आपने ये पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का तस्करा किया है। उन्होंने जो नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब की बरसी पर तकरीर की है, मैं उसको फिल वक्त मौखर कर रहा हूँ। आजकल तो हर वक्त ही चीज़ें मौखर हो रही होती हैं, क्योंकि इस तकरीर में अपेरेंटली मुझे वो अपना जो है वो पॉलिटिकल नैरेटिव उसके लिए एक पिच तैयार करते नजर आए। ओके, राइट। तो मैं एक्चुअली इंतजार कर रहा हूँ कि पिच तैयार हो जाएगा क्या, मतलब कि वो कौमी असेंबली में देखो ना, शहबाज साहब ने कर दी। तो उन्होंने अभी तक वो जो मिनी उनकी जमात से और लोग कर रहे थे, उन्होंने नहीं किया अभी तक उनकी तकरीर। तो वो हाउ इज ही गोइंग टू डिस्कस दैट? श्योर, ओके। वो अगर कल या परसों हो गया तो हम उसके साथ क्लब करके फिर ठीक है, देन विल सी के पीपल्स पार्टी क्या कर रही है। फाइन, फेयर इनफ जो आप कह रही हैं। अब मैं आगाज में जैसे आप आई हो, कल ही मैं रो रहा था। मैंने कहा कि इस हुकूमत का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम हो रहा है, बखुदा मैं दियानतदारी से कह रहा हूँ, इनको अभी तक एतबार नहीं आया कि ये 5 साल के लिए मुंतखब हुए। लगता तो ऐसे ही है। बेहतरीन तरीका ये होता है, दुनिया भर में होता है, जब एक इकोनॉमिक क्राइसिस वाली सूरत हाल में कोई हुकूमत बरसरे इख्तदार आए तो वो अपने इख्तदार के पहले दिनों में सख्त फैसले लेती है। ठीक है, या और वो सख्त फैसले लेते हुए बहुत दियानतदारी के साथ उस हुकूमत का जो हेड होता है वो कौम को कहता है कि भाई साहब ये सूरत हाल है, मैं आपको कोई लारा लप्पा नहीं लगा सकता, और दीज आर द थिंग्स आई हैव टू डू। ये वाइड टाइम है ना जब आप मिनिमल पॉलिटिकल कॉस्ट के साथ ये फैसले कर सकते हैं, क्योंकि आप अभी अभी आए होते हैं, उसके बाद तो फिर जाहिर है लोग वक्ती तौर पर नाराज होते हैं, और अक्सर औकात इन आर केसेस चूँकि इतना वाइड स्प्रेड इम्पैक्ट होता है महंगाई वगैरह का, जब कीमतें कुछ बुनियादी जो हमारी फैसिलिटीज़ हैं जिनके बगैर मॉडर्न ज़िंदगी का तसव्वुर ही नहीं है, ख्वाब गरीब तरीन हो या अमीर तरीन तबक़ात से ताल्लुक़ रखते हों, तो ब्लो बैक तो होता है, लेकिन वो इतना शदीद ब्लो बैक नहीं होता जिसकी वजह से आपकी हुकूमत के जाने की बात हो। तो भाई गो अहेड, वो नहीं करेंगे तो वज़ीर आज़म हाउस दिखा रहे हैं, वज़ीर आज़म की कुर्सी, मतलब कौमी असेंबली में अगर वज़ीर आज़म की चेयर पे कोई बैठे तो स्टाफ भागा हुआ आता है। कोई भी वज़ीर आज़म हो भाई, एक दफ्तर की तौकीर होती है। उसके साथ जो हुआ है खुद करवाया इन्होंने, फिर गवर्नर हाउस साम्राज्य की निशानी, तो ठीक है, लेकिन इस तरह के ग्लैडिएटर्स मार्का जो है तमाशे, उनमें लगाकर आपने आना है तो उस तरफ आइए। अब मैं बार बार कहे चले जा रहा हूं कि मुझे दिन ब दिन इस बात पर यकीन आ रहा है कि ये हुकूमत IMF के पास जावे ही जावे, लेकिन जाने से कबल जो है ये इस नौइयत के फैसले कर रही है
जो इनके ख्याल में ये जब जाएंगे तो उनसे कहा जाएगा कि आप कर रहे हैं। तो ताकि ये जब IMF से वापस आए तो कहेंगे जी हमने तो किसी से कोई डिक्टेशन नहीं साहब, ये ECC में कल ये कहने की क्या जरूरत थी कि हम इस फैसले को एक हफ्ते के लिए हम देखेंगे, और फिर अगले दिन जब नेपरा ने ये काम करना था तो आपका काम क्या था कि आप इस पे ये क्या व्हाट वर दे ट्राइंग टू डू? आई डोंट, मैं मतलब तो रो रहा हूं ना, मुझे समझ ही नहीं आ रही कि इनका ये था कि मुअख्खर। हाँ ओके, अब मुअख्खर क्या हुआ है, मुअख्खर के नतीजे में निकाला क्या? ओरिजिनल जो थी वो ये थी कि आप 1 रुपए और 61 पैसे पर यूनिट बढ़ाए। फाइन। अब नेपरा ने गालिबन ऐलान किया है 1 रुपए और 16 पैसे। तो पहले 6 के बाद अलिफ आ रहा था और अब 1 के बाद 6 कर दिया और वो गिमिक्री कर दी। हाँ बड़ी तो फिर भी। अब इसमें जो बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत बड़ा जुल्म है जो आम आदमी को समझाना बहुत ज़रूरी है कि ये जो इंक्रीज है इसकी बेसिक मोटिवेशन ये है कि 5 साल से सो कॉल्ड लाइन लॉसेस / बिजली की चोरी, हाँ दैट्स व्हाट इट इज, उनकी वजह से जितना भी नुकसान हुआ है उसको पूरा किया जा रहा है। थैंक कंज्यूमर, बेचारे घरेलू कंज्यूमर से। अब उसूली तौर पर गुलबीने होना तो ये चाहिए कि जो शख्स जितनी बिजली खर्च करता है और उसका बिल अदा करता है तो आप उसको कुछ रिवॉर्ड दें। ये तो फिर वो हुआ ना कि जो बिल दे रहा है उससे आप ले रहे हैं और जिसने चोरी की उसकी कोई और उसको आप सब पे स्प्रेड कर रहे हैं। पर वो तो वो जो दे रहे हैं, ये तो लोग बिजली चोरी नहीं कर रहे हैं ना, जो बिल दे रहे हैं उससे। और ज्यादा अगर आप गौर से जब देखेंगी आगे जब आपका बिल आएगा तो आप नोटिस करेंगी कि अगेन उन तबकात पे ज्यादा आएगा। मसलन एक आदमी है भैया, उसकी तनख्वाह है बीबी 40,000 रुपए, उसका जब अगले माह बिल 8,500 की बजाय 10,000 आएगा तो उसके और क्या चीजें, उसके तो महीने का बजट पूरा खराब हो गया ना, मतलब ऑब्वियसली। यस तो यार डेफिनेटली अगर आपको ये कवर करना है तो जरा खुदा के लिए कुछ और सोचे ना, कोई और तरीका भी तो निकालें या और उनसे लें जो ज्यादा बिजली इस्तेमाल करते हैं। यार कर लो खुदा के लिए ये या चले। बहरहाल मैं इसलिए याद दिलाता रहता हूँ कि ये बात हमारी करनी जरूरी थी। अच्छा फैसला ये भी हुआ रेडियो पाकिस्तान वाला। ओह यस यस, गुड, थैंक गॉड। बहुत उम्दा फैसला हुआ, लेकिन मुझे अभी तक समझ नहीं आई कि फवाद चौधरी साहब को ये फैसला करने की जरूरत क्यों महसूस हुई। ये बहुत सियाने आदमी हैं, बड़े अक्लमंद आदमी हैं। वजीर बनने से पहले हमारे अच्छे दोस्त हुआ करते थे, मेरे इनके बुजुर्गों से बहुत अच्छे ताल्लुकात, यानी कि यहाँ तक मैं आपको बता सकता हूँ कि चौधरी अल्ताफ हुसैन जब पंजाब के गवर्नर का हल्फ लेने गए थे तो उनके जहाज में मैं उनके साथ था। ओके चले। सो यू नो ये लेवल था कुर्बत का। तो अब माशाल्लाह वजीर हैं, अल्लाह ताला उन्हें कामयाब रखे। लेकिन इन्होंने जो एकदम से ये ऐलान कर देना कि जी ये आप बिल्डिंग खाली कर दें, हम इसे लीज पर दे दें, किसी यूनिवर्सिटी बनाएंगे हम यहाँ। अब यकीन मानो, देखो खलकत शहर तो कहने को फसाने मांगे, मुझे 3-4 लोग इसमें क्यों कि देखो आम तौर पर ये होता है, होना तो ये चाहिए, आप यूनियन के लोगों को भी बुलाते हैं, वहाँ के दूसरे लोगों को भी बुलाते हैं, उन्हें कहते हैं कि यार देखिए हमें रेडियो पाकिस्तान को और कामयाब करना है। ये तो मकसद ही नहीं था। के बाद चलें ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो रेडियो पाकिस्तान के बारे में जो फैसला वापस लिया है हुकूमत ने, क्यों उन्होंने ये किया और अब क्या होगा, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल पाकिस्तान _ अच्छा, मैं अर्ज ये कर रहा था कि कराची से कॉल। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी हेलो, आवाज आ रही है? जी बहुत क्लियर आ रही है सर, आप फरमाइए। हाँ सर बहुत क्लियर आवाज आ रही है, फरमाइए। चलो, अब मैं ये फरमाना चाहता था, बाई चांस प्रोग्राम आपका देख रहा था वापडा के और बिजली के मामले में चल रहा था, ये लॉसेस, लाइन लॉसेस का ये सारा
دور جو ہے وہ یہ ایکچولی یہ برابر ہوتا ہے، چوری ہوتی ہے، اسی لیے لائن لاسز ہوتے ہیں. وہ جو ہے وہ لائن لاسز صرف سرمایہ دار ہیں یا کوئی بیچارہ تھوڑا تو افورڈنگ ہے، تو یہ وابدہ والے سب چور ہیں، وہ لگاتے تھے ان پہ اوپر اور ان کے پاس لے جاؤ کہ بھائی یہ ہمارے پاس کیوں لگا ہے، یہ کیوں ہے، تو سائیں اب کیا کرے، بس یہی ہے. کوئی سیٹسفیکیشن کا جواب نہیں دیتے. سنو، کوئی سیٹسفیکیشن کا جواب نہیں دیتے. اتنی یہ چوروں کی لنک ہے. بالکل سر، بالکل آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں جی. ہم بھی یہی کہہ رہے تھے کہ بھائی بجائے اس کے کہ جو چوری کے ذمہ دار ہیں ان کی نشاندہی کریں اور انہیں کسی طرح کی کوئی سزا دیں. آپ ان کی وجہ سے آپ کو جو نقصان ہو رہا ہے اس کو مجھ سے کیوں آپ پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اسلام آباد سے کال لے لیں. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم نصر صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں آپ؟ بس جی ٹھیک ٹھاک جی. سر میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ بجلی پہ عمران خان صاحب نے جب سیٹ پر نہیں تھی تو اتنے بڑے بڑے دعوے کیے، پیٹرول 60 روپے کر دوں گا، بجلی کم کر دوں گا، گیس کم کر دوں گا، ٹماٹر 200 روپے کلو بک رہا ہے. ٹھیک. اب مجھے بتائیں، جو سیٹ پہ آنے سے پہلے یہ باتیں سوچنی چاہیے کہ پاکستان یہ ایک ان کا بنی گالا گھر نہیں ہے، پورا پاکستان ہے، خیبر سے کوئٹہ، گوادر، کراچی. یہ کیا کر رہے ہیں لوگ؟ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ خان صاحب نے کبھی اپنا بجلی کا بل بھی دیکھا ہوگا. نہیں تو وہ اسد عمر صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ بس وہ اسد عمر صاحب ہی ہیں. لیکن کچھ باتیں جو ہیں ان سے آپ کی شکایت بجائے سر میں ان کے پروگرام دیکھتا رہا ہوں، جو بڑے بڑے جلسے کیے انہوں نے لوگوں کو سبز باغ دکھائے ہیں. وہ دکھاتے ہیں جی سارے، وہ تو اکثر یہ سیاست ان کو لا کے بٹھا دیے گئے، ان کو تھوڑی سی تربیت بھی کروائیں. ٹھیک ہے جی، بالکل کوشش کریں گے جی، بڑی مہربانی. میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ کچھ ایسی باتیں ہیں گلمینے جن سے آپ کا فرار ممکن نہیں ہے. اب جیسے تیل کی قیمت، ہاں تو سچ بتائیں نا. اب کل سے ٹرمپ نے جو تقریر کی ہے، ہاں اس کے بعد آج بھی وہ جو سیکیورٹی کونسل میں ایران کی طرف جو رخ کیے ہوئے ہیں، ہم تھوڑا سا کوشش کریں گے پروگرام کے آخر میں اس کو ڈسکس کر سکیں، تو اس کا اثر تو آئے گا ڈیفینیٹلی. تو میں وہی کہتا ہوں کہ آپ اپنے اقتدار کے پہلے سالوں میں ہی آپ نے بنیادی ان سے جو اسٹریٹجک غلطی ہوئی وہ یہ ہوئی کہ انہوں نے کہا جی قوم کی لوٹی ہوئی دولت لائیں گے، ہمیں قرضے اتار دیں گے اور اس کے بعد بجلی کی قیمت بھی آدھی، کیونکہ سارے قرضے ہی ادا ہو گئے تو آپ پیسے ہی پیسے کو انہوں نے لگا دیا نا اس طرف. سب بیٹھے ہوئے ہیں کہ کب آئے گی. یہ بات اس وقت سوچنے کی جو یہ بھائی فرما رہے ہیں وہ اس وقت ضرورت ہوتی. خیر، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس میں بھی اب نقصان ہوا کہ انہوں نے جلسے جلوس نکالے، ریڈیو پاکستان کے لوگوں نے احتجاج کیا. آج فیصلہ واپس لیا گیا، وہ یہ کہا گیا کہ جی آپ ابھی یہیں رہے. یہ نہیں ہوا کہ ہم اس کو، اب یہ جو انہوں نے جلدی اتنی دکھائی نا، میں وہی کہہ رہا ہوں، بخدا میری 3-4 لوگوں سے باقاعدہ بحث ہوئی. میں نے کہا یار ہم لوگ ہر موقع پر کوئی نہ کوئی کہانی گھڑنے کو یہی کہہ رہے نا کہ کوئی نہ کسی کو وہ دینا چاہ رہے ہیں. پہلے کسی کے ساتھ ڈیل ہو گئی تھی انہوں نے. میں نے کہا یار یہ ممکن ہی نہیں آج کے زمانے میں کہ فرض کرو کہ میں نے طے کر لیا ہو تمہارے ساتھ کہ میں تمہیں ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ دوں گا اور ہو جائے. بھائی آج کل تو ہر بندہ فوراً کورٹ پہنچ جاتا ہے، اب باقی تو بات ہی چھوڑو. تو آپ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن لوگوں نے باتیں کی ہیں اور شک و شبے کے اظہار ہوئے. سو اٹس ویری گڈ کہ انہوں نے اس فیصلے کو واپس لیا. ایک گجرانوالہ سے کال لے لیں پھر اس کے بعد والی بات پہ آتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام سر. سر میں گجرانوالہ سے بات کر رہا ہوں. یہ حکومت نہ کا کیا غریبوں کے اوپر ظلم ڈال رہی ہے؟ سر بس 1100 روپیہ بل آیا، 1100 ٹیکس آ رہا ہے. سوئی گیس کا بل ہے اس پہ بھی ناگری کا 400 ٹیکس ہے. کیا کر رہے ہیں یہ لوگ؟ سر وہ کہہ رہے ہیں کہ خزانہ خالی ہے، ان سے پہلے والے لوگ جو ہیں اس کو خزانہ تو ناگری کا بہت دیر کا خالی ہے لوگوں کا. یہ کیا کر رہے ہیں؟ غریب آدمی کو ایسے ہی ماریں گے. یہ بات بھی ٹھیک ہے. ویسے بھی آپ کا ویسے میں نہیں، آپ کا فرمانا جی بالکل بجا ہے. یہ بہت پرانی ایکسکیوز ہوتی ہے، جو بھی حکومت آتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ماضی والے جی خزانہ خالی کر گئے وغیرہ وغیرہ. لیکن ان پہ دوہری ذمہ داری ہے کہ انہوں نے یہ کہہ رکھا ہے کہ جو خزانہ لوٹ کر گئے ہیں یہ لوٹی ہوئی دولت واپس لائیں گے. اس سے جو آپ کے دل میں آس اور امید بنی تھی، اس سے آپ جیسے لوگ جو تھوڑا سا خفا اور ناراض ہیں وہ انڈرسٹینڈیبل ہے. اچھا، اب دوسری جو بات وہ یعنی کہ آن گوئنگ ایک ایشو چل رہا تھا وہ ایڈن والا. ہاں یس رائٹ. آج انہوں نے میں نے نوٹس کیا ہے کہ سابق چیف جسٹس صاحب کے کچھ حامی حوالی موالی اس کو کنیکٹ کر رہے ہیں
या करने की कोशिश होगी आइंदा दिनों में कि जी चूँकि इफ्तिखार चौधरी साहब जो है वो इमरान खान साहब की नाअहली के सिलसिले में तो ये तो इंतकामी कार्रवाई उनके साथ इंतकामी कार्रवाई है। ओके। अब क्या होता है हम इसको नहीं जानते। हालांकि you're right, ये कब से चल रहा है इशू, तो ये बात गलत होगी कि पर वो थोड़ा सा इसमें आप प्रोग्रेस हुई उन्होंने कहा ना कि बड़ी पेशरफ्त कि उनके दामाद को दुबई से पकड़ के ला रहे हैं और अरसलान को भी लाएंगे। मेरी फिक्रमंदी जो है वो इंटायरली डिफरेंट है। ओके, क्या है? मैं ये कहता हूँ अरे ब्रेक चले इसके बाद जी इसमें चले ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। हमें ट्वीट जरूर कीजिए। हमारा ट्विटर हैंडल है #पाकिस्तान_। अच्छा, मैं आपसे अर्ज कर रहा था ये जो ईडन के हवाले से गिरफ्तारियां और सारा जो स्कैम उछल रहा है उसमें ज़ाती तौर पर मुझे एक बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट जो है वो पहलू से बहुत तकलीफ पहुंची। जब मैंने फुल टाइम जो है प्रिंट जर्नलिज्म छोड़कर टेलीविज़न पे स्विच किया तो ये तहरीक शुरू हो गई। मैंने इंतहाई दियानतदारी से इस तहरीक को बहुत एग्रेसिव जारहाना अंदाज में सपोर्ट किया। बिल्कुल सही है, राइट। या उसमें मेरी खुशगुमानियों से ज़्यादा मुझे एतजाज़ एहसन साहब की फरासत पर भी अपने दोस्त की बहुत था एतमाद, और उसका नतीजा ये हुआ कि इसकी सज़ा भी भुगतना पड़ी कि मैं उन लोगों में से एक था जिनको मुशर्रफ साहब ने ऑफेयर किया। और मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा कलक ये है कि मैं पाकिस्तान का वो पहला सहाफ़ी था जिसके पास ये कंफर्म खबर थी कि बीबी इज़ नो मोर। अच्छा, ओके। लेकिन ये खबर मैं पाकिस्तान के किसी इदारे को न दे पाया क्योंकि आप और मुझे ये खबर जो है वो आलमी इदारों को ब्रेक करना पड़ी। मेरी ज़िंदगी के चंद ऐसी बातें जिनको आप कभी नहीं भूल सकते कि उस तरह का तासुफ है। ठीक, राइट। क्योंकि मैं बेसिकली मैं खबर अपने कैमरे पे बताना हाँ, ऑब्वियसली, यस यस, डेफिनेटली। चलें। उसके बाद मुझे अरसलान साहब का जो कंडक्ट, जो उनकी राइज एंड राइज शुरू हुई, उनमें से कुछ लोग जिन्होंने इस राह पर चलाया और इनके साथ मिलके चल रहे थे, वो लाहौरी कनेक्शन से मुझे उनकी टक ठीक। मैं खामोश रहा, लेकिन मुझे ना दिल में यार कि ये क्या हो, वो बिलाखिर हिम्मत भी नहीं होती क्योंकि इधर तो वो तौहीन अदालती हो। तो मैंने अपने प्रोग्राम में बार बार सिर्फ ये कहना शुरू कर दिया कि भाई एक बहुत बड़ा स्कैंडल आने वाला है और ये यूसुफ रजा गिलानी का बेटा नहीं होगा। सही, राइट, ठीक है। और फिर वो आ गया आखिर। हाँ, अब मैं ये सोचता हूँ, सबसे पहली बात ये है, आज इस वक्त गुजरने के बाद, ब्रेस्ट जो जर्मन प्ले राइट था, उसने याद है एक ज़माने में कहा था, वो शख्स था जिसने सबसे पहले ये जान लिया था कि जर्मनी में हिटलर छा रहा है। ठीक। तो उसने क्या कहा? ड्रामा लिखा था जिसमें एक किरदार की लाइन थी कि हैफ है उस कौम पे जिसको हीरो की तलाश होती है। हम अपने कॉन्टेक्स्ट में उसे कह सकते हैं कि हैफ है उस कौम पे जिसको मसीहा की तलाश होती है। फैज़ अहमद फैज़ का वो याद आ जाता है, शीशों का मसीहा कोई नहीं। अब मैं बखुदा दियानतदारी से समझता हूँ कि जब मेरे जैसे शख्स के पास एक सहाफ़ी के तौर पर काफ़ी ठोस शवाहिद मौजूद थे, ईडन एक्सेट्रा और अरसलान वगैरह के, और मैं उन्हें रिपोर्ट न कर पाया इस वजह से कि भाई वो उसी थोड़ा अरसा ही हुआ था, तहरीक खत्म। हमारा खुदा का शुक्र है कि इनके बाद से ऐसी बातें हमें सुनने को नहीं मिल रही। साफ बात है, आप अदलिया के कुछ फैसलों से इख्तलाफ कर रहे हैं, अलग बात है, लेकिन आप जब ड्राइंग रूम्स वगैरह में जाते हैं तो आपको कोई इस तरह की बात, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इन दिनों सुनने को नहीं मिल रही। ठीक है। लेकिन खुदा न खास्ता
खुदा न खास्ता किसी दिन और कोई अरसलान हो गए नहीं, और बिल्कुल, और उनके अब्बू उसी मकाम पर बैठे हुए जहाँ पर के इफ्तिखार साहब होते थे, तो सवाल ये है कि मेरे पास बहैसियत मीडिया ये ताकत ही मौजूद नहीं कि मैं उसका जिक्र कर सकूं। नहीं है। सेकेंडली, तब तो था। अगर मैं जान पर खेल कर अगर मुझे अपने हकायक का पूरा ठोस के मैं कहूँ कि जी यस, चले अपनी खबर आप दे दें तो फिर क्या तो होगा आपके पास फोरम क्या है? सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अभी तक हमें कोई ऐसा वाक़या होता नज़र नहीं आया जिस पे हमें एतबार आया कि यार अगर वाक़यतन कोई साहब इस तरह के करे तो वो तो उनके याद साथ है फिर ठीक। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का तस्करा करते हुए अपने बेटे के केस को खुद ही वो तो सुनने पर नुसरत साहब आमादा हो में गए सबको याद है उस वक्त वगैरह क्या वगैरह। हुआ था, मतलब व्हाट अ फार्स इट वाज। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो कानून बनाने वाले लोग हैं उन्हें भी सोचना चाहिए कि कोई ऐसा फोरम मौजूद होना चाहिए कि जब आपके पास वाक़तन उसमें आप ये भी कर सकते हैं कि फ़र्ज़ करें कि खुदा न खास्ता मैं किसी एक ऑनरेबल जज के बारे में ऐसी बात करूं राइट, मीडिया के ज़रिए या तो मैंने अगर गलत बयानी से काम लिया है तो ओके, तो सख्त फिर तरीन फाइन, सज़ा फाइन। भी उसमें लगा दी जाए, ठीक, ओके। लेकिन फोरम होना चाहिए। इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। और दूसरी बात, इस तजुर्बे के बाद मैं ये भी कहूँगा कि मसीहाओं का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, डेफिनेटली। क्योंकि मसीहा आखिर में वो वो इंसान ही सलाम के होते हैं। अब्बू ही निकलते हैं। और तीसरी ये है कि अब मैं एतजाज़ एहसन की कभी किसी बात पे नहीं, मेरा ख्याल में वैसे अब वो किसी तहरीक का हिस्सा भी नहीं बनेंगे तो शायद आपको ये किसी करने बात के को बाद fair इससे enough। ज़्यादा मैं, लेकिन ये एक ऐसा पहलू है मेरा ख्याल है, इसने बखुदा मैंने जब से ये खबर देखी है मैं उस वक्त से बहुत यानी कि बाकायदा दिल में इसलिए भी नुसरत साहब क्योंकि वो तहरीक आपकी कितना जिंदगी के देखो बेहतरीन 5-6-7 महीने जब मैं बहुत एक्टिव था, बहुत एनर्जेटिक था, वो ज़ाया हुए। नहीं, और उस अदलिया बहाली तहरीक की का तहरीक कितना के साथ लिए। दिया और हमारे मैं जर्नलिस्ट आज कम्युनिटी ने दलील चीफ आपको कर जस्टिस की सकता बहाली हूँ। का। मेरी आसिफ अली जरदारी साहब के साथ इस मौजू पर 2-3 मरतबा बहुत यानी तल्ख कलामी, सही, ठीक, राइट, इस मौजू पर। जब वो उनकी हुकूमत उस वक्त उनको मतलब कि रिस्टोर नहीं, मुशर्रफ साहब के ज़माने में तो जो हमने भुगता सो भुगता, हाँ, लेकिन जब जमहूरी लेकिन हुकूमत आ वो- गई उसके बाद भी मतलब और मैं लाहौर में था उस वक्त जब लाहौर से मियाँ साहब निकले, इसी सही। मकसद के लिए गया था कि उस पूरी तहरीक में भरपूर हिस्सा लिया जाए। लेकिन ये कि ख्वाब टूटने का जो नहीं, तकलीफ होती है वो मैंने कहा वो शेयर करूँ। सही, अब ठीक, वक्त फिर कम रह जाएगा। मुझे जो बात जो है आज ख्वाजा आसिफ साहब की, चूँकि हाँ, आपने ये यस। तकरीर लिखी हुई है, देखो ख्वाजा साहब जो हैं बड़े ज़बरदस्त किस्म के हिटर हैं। है तो उनको सही, अपने मुखालिफिन को हाँ, तानों से या ही इज वेरी गुड एट इट, extremely एब्सोल्युटली, good। मतलब वो बड़ा सही मारते हैं अच्छा। निशाना। आजकल चूँकि तहरीक इंसाफ की सफ़ों से भी शीरी मज़ारी और फवाद चौधरी साहब हर वो भी चीज़ बड़े का जो तगड़े है हैं, हाँ। और मौके पर जवाब देने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसमें हमें एक नुकसान हो रहा है। बात यह है कि ख्वाजा आसिफ साहब एक बहुत ही सीजनड पॉलिटिशियन हैं। गुज़श्ता हुकूमत में वजारत दिफा भी उनके पास रही और बादशाह वज़ीर ख़ारजा भी हुए। अब उन्होंने अपनी तकरीर में ज़्यादा फोकस 2 बातों पे रखा और वो भी बेसिकली ताने या यानी पॉइंट स्कोरिंग के लिए, टू बी ऑनेस्ट विद यू, सऊदी अरेबिया और इंडिया। होता ये है कि आप इस सतह के जो रहनुमा हैं, जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं, जैसे लाहौर से कॉल है जी, ले ले पहले। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। हजूर, बात यह है कि इसीलिए तो हम आपके फैन हैं कि आप सच बात करते हैं, अभी जो आप बात कर रहे थे। दूसरी बात यह है कि 1 महीने में जितने यू टर्न्स हमारी इस नई नवेली दुल्हन ने ले लिए हैं, दुल्हन का तो सर उसमें अर्ज ये है कि क्या कहीं बुग़्ज़ नवाज शरीफ में इमरान खान के आकाओं ने कहीं बंदर के हाथ में माचिस तो नहीं दे दी? तो सर भुगत तो हम रहे हैं ना, जो गरीब आवाम है। जी आपकी, मैं देखिए जहाँ तक जो है, लेकिन थोड़ा सा मैं समझता हूँ जैसे गुरमीन ने इस बात पे कि जी दुल्हन
मतलब एक हद है यार हर चीज में किसी ना किसी खातून को रगड़ा देना। तुम्हारे लिए लड़ा हो ना यार, दुल्हन, अब दुल्हन बेचारी तो अच्छी होती है, दुल्हन है ये नुसरत साहब कैसी, मतलब व्हाट सॉर्ट ऑफ अ दुल्हन इज दिस हुकूमत, कम ऑन। नहीं बाल तो आजकल बहुत अच्छे लग रहे हैं बस सब डोंट यू लाइक हिज हेयर कट न्यू यू राइट, हालांकि ये तो बाल गिरने का मौसम है, तो वेरी स्ट्रेंज। आई फेल्ट एनवियस, हाँ मैं तो देख रहा था, मैंने कहा यार देखो उनको पता करवाएं कहाँ से वो मुझे डॉक्टर का पता है, लेकिन अच्छा पता है तो बस फिर क्या, फिर एनवियस होने की महंगा बहुत है उसका एक बाल ही बहुत कीमती है। आज ही एक रवाज से कॉल, अस्सलाम वालेकुम, खारिजा पॉलिसी की मैं बात करना चाहता हूँ। सर। वालेकुम अस्सलाम सर। नुसरत जावेद साहब बोल रहे हैं सर? जी जी भैया, जी जी, जब आपको कॉल नुसरत भाई, मैं रवाज से 24 तारीख बोल रहा हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ और मेरा तल्लक है ये बिल्डिंग मटेरियल के काम से। जी ठीक है जी। तो आजकल जो सीमेंट वालों ने एक बदमाशी मचाई हुई है पूरे पाकिस्तान में, इनकी सीमेंट एसोसिएशन, ठीक है, ऑल पाकिस्तान सीमेंट वालों ने, अच्छा जी, ये दिन इन्होंने पिछले 3 दिनों में 80 रुपए बैग में इजाफा किया है। क्या गवर्नमेंट का कोई बंदा ऐसा है जो इनसे पूछे कि आप किस रूल के तहत ये रेट को इंक्रीज कर रहे हैं? सीमेंट के एक थैले की कीमत, एक बोरी की आप कह रहे हैं कि 80 रुपए बढ़ी है? जी जी, और उसकी कोई वजह भी नहीं बताई गई? कोई वजह नहीं बताई, कोई किसी ने नहीं बताया इनको, क्या कोई लगाम डालने वाला है या ये जी आपने नहीं, मैं माफी चाहता हूँ भैया, मैंने इस तरफ तवज्जो नहीं दी, मैं कोशिश करूँगा कि इसके बारे में मैं जान सकूँ और अगर कुछ हक़ाइक़ मालूम हो सकें तो यकीनन एकदम से रातों रात जी 80 रुपए एक बैग की सीमेंट की कीमत बढ़ना बहरहाल गैर मुनासिब है और इसके फिर आगे इफेक्ट्स भी होंगे। इसके 2 इशू आ रहे हैं सर, या तो ये गवर्नमेंट को लोग फेल करना चाहते हैं या इनकी बदमाशी है ऑल पाकिस्तान। मेरा अपना ये ख्याल है जी कि शायद सीमेंट की कीमत में इस इजाफे का ताल्लुक शायद मैं गैस की कीमतों में इजाफे से होगा, और वो जो होता है कि फिर बाकी तमाम शोबों में सब चीजें महंगी हो जाती हैं। अच्छा अब ख्वाजा आसिफ की बात कर रहे थे, वो मैं वही कर रहा था। तो देखो अब इस सतह के रहनुमा से हमें ये तवक्को होती है कि वो हमें ब्रूइंग सूरत हाल को लाए मैदान में, और उसके बाद जो है वो हुकूमत को नंबर 1 एक तो फोर्स करें कि जी आप बताइए कि आपकी इस मामले में क्या पोजीशन है, ठीक राइट। और अगर हुकूमत कुछ बयान करने से कासिर हो या ही अपीयर्स टू बी विदाउट अ स्क्रिप्ट और विदाउट अ नैरेटिव, तो एक तो आपने पॉइंट प्रूव किया कि भी आप यूर वन अप, लेकिन दूसरी तरफ आप कौम की रहनुमाई का भी। एक मिनट कॉल वो कर रहे हैं मुझे बार बार। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। सर आप जवेद साहब ही हैं? जी भैया, टेलीविजन के ऊपर मैं बंद दिया सर जी। सर आप मुझे गाइड कर सकते हैं, अगर लेस्को के अगेंस्ट कोई कंप्लेन करनी हो तो किस इदारे से रुजू किया जाए? उस्मान बुज़दार साहब, देखिए उन्होंने तो कह दिया है दरवाजे खुले हैं। नहीं सर, मेरी वहाँ सुनवाई नहीं हो रही, मुझे पिछले उस्मान बुज़दार साहब का तो दरवाजा खुला है हर एक के लिए। भैया क्या कर रहे हैं आप सुबह जाइए और लेस्को के चेयरमैन के दफ्तर में, नहीं ओखो, लेस्को तो वापडा के अंदर आता है, हाँ वहाँ आपकी सुनवाई नहीं हो पाएगी, लेकिन उसके लिए तो कोई खान साहब से ही राब्ता करना पड़ेगा आपको। सर मुझे एक महीने में 64,000 रुपया बिल आ गया। पहले कितना आता था? लेकिन आपका औसतन कितना आता था पहले? उससे पहले मैंने दिया है 40,000 2 महीने का। बहुत बड़ा है 2 महीने का, तो इसका मतलब है कि आपका हर महीने औसतन 20,000 आता था, हम ये कह सकते हैं? नहीं सर, 12 से 15 आना चाहिए। अच्छा, मैंने तो कैलकुलेट करके देखा है। तो बस फिर वो बाकी जो आया है ना, वो फ्यूल एडजस्टमेंट वगैरह, ये एडजस्टमेंट होती चली जा रही है ना सर। 7-8 महीने तो हुए मेरा अकाउंट। भाईजान देखें, मैं आपसे अर्ज ये करूं, मेरी बेगम साहबा जो है वो काफ़ी इन मामलात में जो हैं वो यानी कि फजूल खर्च किस्म की हैं, पंखे हर वक्त चल रहे होते हैं। तो 2-1 महीने से उन्होंने भी मुझे बिल दिखाना शुरू कर दिया है। तो मैं आपकी तकलीफ़ समझ सकता हूँ कि अगर मेरी बेगम जैसी ख़वातीन जो हैं उन्हें भी कुछ कफ़ायत का और अपनी जेब पे बोझ महसूस होना शुरू हुआ है, तो यकीनन मैं इस पे कोई बहस नहीं कर सकते। बिल्कुल आप दुरुस्त। चलें ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे।
हमें ट्वीट ज़रूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है @bolbolpakistan_। अब चूँकि वक्त कम रह गया है, लेकिन ये एक ऑन गोइंग इशू है और मैं वार्न कर रहा हूँ अपने देखने वालों को, जैसे कुछ इश्यूज़ पे जैसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इस किस्म की बातों के बारे में वक्त से पहले हम आपको आगाह करते रहे हैं। मेरा अपना ख्याल है अमेरिका और ईरान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो ख़राब से ख़राब तर होते चले जाएंगे और यकीनन उसके असरात पाकिस्तान पर होंगे, क्योंकि पाकिस्तान ईरान का हमसाया मुल्क है। तो अफ़गानिस्तान में ऑलरेडी हालात ख़राब हों, भारत के साथ हमारे मामलात बहुत ही बुरे हैं और वहाँ पे अगर हमारे हमसाए में ही एक और मुल्क में भी टेंशन, खुदा न खास्ता जंगी सूरत हाल या कुछ और वो बढ़ जाए, तो ये नहीं हो सकेगा कि हम उसके असरात से महफूज रह सकें। तो मेरी ख्वाहिश ये थी कि ख़ास तौर पर ख्वाजा साहब ने आज जो तकरीर की वो कल अमरीकी सदर के UN की जनरल असम्बली के ख़ताब के बाद की थी, तो वो उससे कनेक्ट करते हुए हमारी कुछ रहनुमाई करते। मुझे उनसे ये गिला है अपने तजुर्बे की रोशनी में, और गवर्नमेंट को फोर्स करते कि वो किसी तरह एक्सप्लेन करे कि वो इस सारे मामले को कैसे देख रहे हैं। और एक कॉल ले रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर साहब। वालेकुम अस्सलाम सर। सर मैं तकरीबन बड़ी गुफ्तगू आपकी सुन रहा हूँ और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि कोई तो है जो इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं। तो सच्ची बात है, मुझे तो मीडिया से भी बड़ा है कि एक बात होती है उसको ना वो हाईलाइट नहीं करते, फिर दबा देते, दब जाती है या मतलब बात। अब ये देखें 3 दिन, जी मैं रियाज बोल रहा हूँ, ये सर ईडन के बारे में ना, ईडन के बारे में। अच्छा हाँ, अब देखें ये 15 अरब रुपए का ये कर गए फ्रॉड, और उसको इन्होंने मुस्लिम लीग नून ने मार्च में जब उनकी हुकूमत इंटरम मार्च से पहले इसको बाहर भेज दिया है। 200-250 एप्लीकेशन नहीं तो FIA के पास है। इसमें मुस्लिम लीग नवाज के कौन सा सर वो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि देखें ये अब कहेंगे ना कि विक्टिमाइज कर रहे हैं उसको, मैं ये बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि उनकी तरफ से शायद ये कोशिश होगी सर। वो देखें ना, अब ये गवर्नमेंट थी पिछली नहीं की थी ना, तो उसमें यकीन करेंगे 8-10 साल हो गए लोगों को ये कह रहे हैं कि आज आ जाए, कल आ जाए, ये है वो है, मतलब कि वो 8-10 साल तो हुकूमत नहीं रही ना नवाज शरीफ। नहीं सर नहीं रही, लेकिन ये पीछे देखें जब ये बाहर गया है, ये जो बंदा बाहर गया है आपके ख्याल में उसमें PML बिल्कुल सर जाहिर है इनकी उसके साथ है ना, इसमें तो सर किन के साथ? इफ्तिखार चौधरी साहब के साथ। अच्छा चलो जी 30 सेकंड ओके। ये भी ऑनगोइंग ही है ना, चलता रहेगा, इस पे जो भी डेवलपमेंट्स होंगी उनसे आपको आगाह करते रहेंगे। पर प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कर आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।